पुलिस की वो चेक पोस्ट आबादी के खात्मे पर बनी थी। मैं नीचे उतरने को कोई मुनासिब मकाम ताड़ने लगा, क्योंकि हम मुसलसल बस में सफर नहीं कर सकते थे। दुश्मन किसी और चेक पोस्ट पर हमारे मुंतजिर भी हो सकते थे और ताक़ुब करके हमारे पास भी पहुंच सकते थे। फिल्म की तरह मैं लोगों को यरगमाल बनाने की तरकीब भी नहीं सोच सकता था कि मीडिया वगैरह की आमद से पहले विघ्नेश शुक्ला के कारिंदों ने पूरी बस को ही तबाह कर देना था। जो दरिंदा अपनी सगी भांजी को बेइस्मत और कत्ल करवाने के दरपे था, उसके लिए अवाम की क्या अहमियत होती। विंड स्क्रीन से सामने का इलाका नजर आ रहा था। बस की तेज रोशनियां काफी दूर तक दिखाव की सहूलत दे रही थी। विंड स्क्रीन पर पड़ने वाली बारीक बूंदें मेरे अंदेशों में इजाफा कर रही थी। खराब मौसम मेरी मुश्किलात में इजाफा करने वाला था। मैंने ड्राइवर को लालच दी, जितनी जल्दी यहाँ से दूर जाओगे उतना जल्द हमसे पीछा छूटेगा। होंठ भींचते हुए उसने बस की रफ्तार में मुमकिन हद तक इजाफा कर दिया। एक छोटी सी आबादी गुजरी। उसे 2-3 किलोमीटर दूर आते ही जैसे एक और आबादी के आसार नजर आए। मैंने बस रुकवा कर ड्राइवर को दरवाजा खोलने का इशारा किया। उसने सूरत से दरवाजा खोलने का बटन दबा दिया। हल्की सी आवाज से खुदकार दरवाजा खुला और हम बाहर निकल आए। ड्राइवर ने फौरन ही बस आगे बढ़ा दी। यकीनन इतनी जल्दी जान छूटने पर वो माबूद का शुक्र कर रहे होंगे। सर्दी से कपकपाते हुए परमा मुस्तफसिर हुई, यहाँ क्यों उतरे? मैंने सड़क से नीचे उतरते हुए पूछा तो क्या करता? उसने तजवीज उगली। किसी और सवारी का इंतजाम किए बगैर बस से उतरना मुनासिब नहीं था। मैंने कहा, क्या ख्याल है, अगली चौकियों को खबरदार नहीं किया जा चुका होगा? बोली, ये सर्दी हमारी जान ले लेगी। नजाकत से कहते हुए उसने कोट की जेबों में हाथ घुसेड़ लिए। मैंने तसल्ली दी, थोड़ा सा पैदल चलते हैं, गर्म हो जाएंगे। वो मुंह बसोरते हुए बोली, हमारी टांगें बल्कि पूरा जिस्म दर्द कर रहा है। मैं हंसा, जब गर्म होंगे तो जिस्म का दर्द भी खत्म हो जाएगा। वो रूहान सी हुई, बोली, ये अच्छी रही, हमारी हर मुश्किल का हल पैदल चलना हो गया। मैं इत्मीनान से बोला, भागना भी पड़ सकता है। उसने कोफ्त भरे लहजे में कहा, भागती है हमारी जूती। मैं तंजिया अंदाज में बोला, जब दोस्तों की झलक दिखाई देगी और वो अकब से गोलियां चलाएंगे तब बेशक आप आराम आराम बल्कि नजाकत से चलते हुए आगे बढ़ना। वो खिलखिलाकर हंसी, बोली, हम आपके कंधों पर सवार हो जाएंगे। मैंने कहा, गोया अपने साथ मुझे भी मरवाने का इरादा है। वो गुनगुनाई, अब हम सफर बने हैं तो हिम्मत से काम लो। मैंने कहा, ये मजाक का वक्त नहीं है, हम मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। सड़क हमारे लिए बिल्कुल महफूज नहीं, किसी के घर भी पनाह नहीं ले सकते, क्योंकि 3-4 घंटों के अंदर ये इलाका दुश्मनों के घेरे में आ जाएगा। वो बेपरवाही से बोली, कैसे निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है? ये और इस जैसे 20 सवालों की जिम्मेदारी हमारे पापा ने आपको सौंपी है, इसलिए हमें परेशान करने की जरूरत नहीं। हम बस इतना जानते हैं कि राजा ज़ीशान हैदर हमारा मुहाफिज है। मैंने मतून किया, अगर ऐसा ही समझती तो बहसो तकरार क्यों करती? चुपचाप मेरी बात मान जाया करो। वो सुरत से बोली, कब टाली है? मैं तुर्की बतुर्की बोला, मानी कब है? वो हंसी, बोली, खैर मनवा तो आप लेते हैं। मैंने चुप साध ली। बुइसर होटल के हंगामे के बाद से वो मुझे बदली बदली नजर आ रही थी, लेकिन इस बदलाव की तौजीह से मैं कासिर था। सड़क से थोड़ा फासला पैदा करके हम रोशनियों की तरफ चल पड़े। हवा बदस्तूर चल रही थी, जिसमें नमी की मिकदार काफी ज्यादा थी। मैंने गर्म जर्सी के साथ काले रंग का पैराशूट के कपड़े वाला कोट पहना हुआ था, जो बारिश और हवा के खिलाफ अच्छी खासी हिफाजत मुहैया कर रहा था, जबकि परमा ने भी जर्सी और उसके ऊपर एक गर्म कोट पहना हुआ था, मगर उसके कोट ने जल्द ही गीला होकर नाकारा हो जाना था। खरीदारी के वक्त मैं बादलों पर ध्यान दे सका होता तो लाजिमन बरसातियां भी जरूर खरीदता। पैदल चलने की वजह से सर्दी की शिद्दत में कमी तो महसूस हुई, मगर हवा और बूंदें हमें तंग करने पर माइल रहीं। 2-2.5 फरलांग का फासला तय करके जब रोशनियों के करीब पहुंचे तो सिर्फ 2 इमारतें नजर आईं। सड़क के किनारे पेट्रोल पंप बना हुआ था, जबकि उसके अकब में 300-400 मीटर दूर एक ज़रई फार्म बना था। इन रोशनियों पर सरसरी नजर डालकर मैं कोई बड़ी आबादी समझा था। तभी बस से उतरने में जल्दबाजी की थी कि बड़ी आबादी में पुलिस चौकी का होना नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, और ऐसी सूरत में लाजिमन वो तैयार बैठे होते। मगर यहाँ तो पहाड़ की खुदाई में जिंदा तो क्या मरा हुआ चूहा भी न निकला। मुझे दरवाजे को घूरता देखकर वो मुस्तफसिर हुई, रुक क्यों गए? मैंने कहा, मैंने सोचा था गांव है और यहाँ से कोई सवारी वगैरह मिल जाएगी। उसने उम्मीद जाहिर की, बोली, शायद फार्म में कोई गाड़ी वगैरह खड़ी हो। मैंने कहा, देख लेते हैं।
मैं दीवार के करीब हुआ जिसकी ऊंचाई 8-8.5 फुट के बकदर होगी। बैग उतार कर मैंने नीचे रखा और उछलकर दीवार का किनारा पकड़ लिया। हाथों के बल पर मैं आहिस्ता से बुलंद हुआ। सामने की दोनों दीवारों पर 2 बड़े बड़े बल्ब लगे थे जिनकी रोशनी से मुकम्मल सहन नजर आ रहा था, मगर सहन में मोटरसाइकिल, कार या जीप वगैरह नजर न आई। 2-3 लम्हे जायजा लेकर मैं नीचे कूद गया। परमा बेसब्री और इश्तियाक से मुस्तफसिर हुई क्या रहा। बैग उठाकर मैं चल पड़ा। कहा चलो। मेरा जवाब से पहलू तही करना उसे अच्छी तरह बावर करवा गया था। गाड़ियों की रफ्तार और हमवार हरकत से मुझे अंदाजा लगाने में दिक्कत न हुई कि बड़ी सड़क और उस आबादी को मिलाने वाला लिंक रोड मौजूद है। फूले हुए सांसों के साथ उसने तस्दीक चाही, ये वही हैं? मैं फीके अंदाज में बोला, इसकी तरह की न जाने कितनी टोलियां पूरे इलाके में फैल गई होंगी। अब समझ में आया मैं क्यों कह रहा था कि यहाँ आराम नहीं कर सकते। उसने तशवीश जाहिर की। बोली अब क्या करें? मैं इत्मीनान से बोला, फिलहाल तो यहाँ बैठकर आराम करते हैं। वो खुशी से खिल उठी। बोली सच में? मैं हौले से बड़बड़ाया। लम्हाती खुशी है, क्योंकि जानता था कि चंद लम्हों के बाद उसने ठंड की दुहाई देने लग जाना था। चलने की वजह से हमारा जिस्म गर्म था, इसलिए हवा और हल्की फुहार बेअसर लग रही थी, लेकिन रुकने पर सर्दी ने पूरी शिद्दत से हमलावर होना था। मेरे तंज को नजरअंदाज करते हुए उसने लजाजत से पूछा, हम बैठ जाएं? बारिश इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि जमीन कीचड़ हो जाती, अलबत्ता हल्की हल्की गीली जरूर थी। मैंने गाड़ियों की तरफ देखा जो आबादी तक पहुंच गई थी। मोबाइल फोन निकालकर मैंने स्क्रीन की हल्की रोशनी में झाड़ियों के नीचे थोड़ी सी खुश्क जगह तलाश की, पांव से कांटों और तिनकों वगैरह को साफ किया और फिर अपना मफलर बिछाकर उसे बैठने का इशारा किया। शुक्रिया, ममनूनियत से कहते हुए वो ढह जाने के अंदाज में मफलर पर बैठ गई। मैंने कंधों से बैग उतार कर झाड़ी के नीचे रखा और उसके साथ क्लैशनकोफ खड़ी करके आबादी की तरफ मुतवज्जे हो गया। 5-6 मिनट के बाद ही मेरा खदशा हकीकत के रूप में उजागर हुआ। उसने कांपती आवाज में ऐलान किया, हमें सर्दी लग रही है। गहरा सांस लेते हुए मैंने अपना कोट उतार कर उसकी जानिब बढ़ाया। ये पहन लो। उसने रस्मी इनकार की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। मैंने कोट के नीचे जर्सी पहनी हुई थी, लेकिन कोट उतारते ही एक बार तो कपकपा गया। सर्दी गर्मी को बर्दाश्त कर सकने का मतलब ये भी नहीं होता कि इंसान को मौसम के असरात महसूस नहीं होते। वो कोट पहनकर जेबों में हाथ घुसेड़े बैठ गई। मैं आबादी की तरफ मुतवज्जे हुआ, मगर कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था। इसी दौरान बड़ी सड़क की तरफ से 3-4 फायरों की आवाज उठी। मेरी समातों ने क्लैशनकोफ की तड़तड़ाहट पहचान ली थी। अगले 5-6 मिनटों में रोशनियां उस तरफ बढ़ती नजर आईं। मैंने फौरन क्लैशनकोफ उठाई और झाड़ियों में दुबक गया। ये दूसरी टोली के अफराद थे। हम उसी इलाके में उतरे थे और अब ये इलाका शिकारगाह का रूप धार गया था। शिकारी टोलियां किस्मत आजमाने को जौक दर जौक इकट्ठा हो रही थीं। परमा की हैसियत सोने की चिड़िया किसी थी। दौलत के साथ एक राजकुमारी के शबाब की लालच कईयों को तलबगार बना गई थी। नेक बख्त मेरे पांव की भी बेड़ी बन गई थी, वरना मैं कब का उनके घेरे से निकल चुका होता। 2 जीपें 50-60 कदम की दूरी पर हमारे बाएं जानिब से गुजर गईं। हवा की रफ्तार में जरा सी कमी आई, लेकिन बारिश तेज हो गई थी। हल्की फुहार ने बूंदों की शक्ल इख्तियार कर ली। परमा जरा सा खिसक कर करीब हुई और मुझसे जुड़कर बैठ गई। मैंने भी दूर होने की कोशिश नहीं की थी। हालात ऐसे थे कि हमारी कुर्बत नागुजीर होती जा रही थी। मेरे कंधे पर सर टेकते हुए वो मिनमिनाई, हमें डर लग रहा है। उसका मुलायम हाथ गिरफ्त में लेकर मैंने हौले से थपथपाया। सर्दी तो नहीं लग रही? वो धीरे से बोली, अब कुछ बेहतर है। मैंने अंदाजा लगाते हुए कहा, अच्छा थोड़ी देर आराम कर लो, लगता है कुछ देर यहीं गुजारना पड़ेगी। उसने तशवीश जाहिर की। बोली, हमारा कोट तो वाटरप्रूफ है, आप भीग जाएंगे। मैं हंसा, मैं बहुत ढीठ हूँ, मेरी फिक्र छोड़ो। उसने ऐलान किया, पाकिस्तान पहुंचते ही हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, पाकिस्तान पहुंचना ही मेरे लिए इनाम है राजकुमारी, बाकी आपको इनाम की खातिर नहीं बचा रहा। वो जुमानी लहजे में बोली, हम जानते हैं आप पैसे के लालची नहीं हैं, लेकिन इनाम हमेशा रकम की सूरत तो नहीं मिला करता। कभी कभार इंसान की ऐसी ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाती है जिसके वो सिर्फ ख्वाब देख सकता है, ताबीर पाने का सोच भी नहीं सकता। मैं धीरे से हंसा। कहा, और आपके ख्याल में मेरी ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जिसके सिर्फ ख्वाब देख सकता हूँ, ताबीर पाने की उम्मीद नहीं रखता? वो इत्मीनान से बोली, क्या ख्याल है, हम कुछ नहीं जानते। मैंने कहा, मैं नहीं जानता, इसलिए अर्ज की है कि मेरी मालूमात में इजाफा फरमा दें। वो शोखी से बोली, हम वक्त आने पर बता देंगे। 3 और गाड़ियां बड़ी सड़क की तरफ नमूदार हुईं। तीनों फैल कर आगे बढ़ रही थीं। रास्ते में 2-3 जगहों पर चंद झाड़ियां नजर आई थीं, जो इतनी घनी भी नहीं थीं कि उनकी तलाशी लेने की जरूरत पड़ती। सारों का ध्यान आबादी की जानिब हो रहा था और हमारी खुशकिस्मती थी कि आबादी में दाखिले से पहले ही दुश्मनों की गाड़ियां नजर आ गई थीं। अगर गांव में दाखिल हो गए होते तो ज्यादा मुश्किल में
में फंस सकते थे। गो खतरा अब भी कम दर्जे का नहीं था। वहां से मुसलसल गाड़ियां गुजर रही थीं। कोई भी इतने करीब से गुजर सकता था कि हमारी झलक उसे दिख जाती। परमा ने जेबों में हाथ डालकर मेरे कंधे पर सर टेका और आंखें बंद कर लीं। वो बिल्कुल जुड़कर बैठी हुई थी। मेरी जिंदगी में ऐसे लम्हात पहले भी कई बार आ चुके थे कि नामहरम लड़कियों से इस कदर कुर्बत की नौबत आ जाती कि बहकने के बेइंतहा मौके मयस्सर होते, मगर अल्लाह पाक का खुसूसी करम था कि उस गफूर रहीम जात ने इस गुनाहगार और खताकार को हमेशा इन लम्हात की शरंगेजी से महफूज रखा। बिलाशुबा इंसान मोहब्बत किसी एक ही से करता है, लेकिन नफसानी ख्वाहिशात की तकमील को तादाद की हद मुतय्यन नहीं होती, और इस मामले में मर्द की फितरत कुछ ज्यादा ही हरीस वाक़ हुई है। औरत को अंगारे से तशबीह दी जाए तो मर्द को माचिस की तीली कहा जाएगा, जो अंगारे से टकराते ही भड़क उठती है। राजकुमारी परमा भी लाखों में एक थी, शक्ल सूरत में भी बेमिसाल और जिस्मानी कशिश में भी लाजवाब, और गुज़श्ता चंद दिनों से तो मुकम्मल तौर पर मेरे रहमो करम पर थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कुर्बत मेरी ख्वाहिशात को बेलगाम नहीं कर सकती थी। बारिश की टप टप में हल्का सा इजाफा हुआ। बारिश रुकने वाली नहीं लग रही थी। दो गाड़ियां आबादी से बाहर निकलकर जुनूब की तरफ गामजन नजर आईं। गाड़ियों की चहल पहल से यूं लग रहा था गोया उन्हें वहां हमारी मौजूदगी का यकीन हो। अगर मैं खुद को दुश्मनों की जगह पर रख कर सोचता तो उनकी कोशिशें जायज लग रही थीं। ये तो तय था कि हम बस में बैठकर चौकी से आगे निकले थे, फिर दूसरी चौकी आने से पहले बस से उतर भी गए थे। गोया दो चौकियों का दरमियानी इलाका हमारी पनाहगाह था, और अब तमाम इसी इलाके को खंगालने में मसरूफ थे। वहाँ करीब करीब जितनी भी आबादियां थीं, तमाम में हलचल मची हुई थी, जबकि हम बिल्कुल आम सी जगह पर छुपे हुए थे। न वो जगह छुपने को मुनासिब थी और ना सर्दी या बारिश वगैरह से कोई आड़ मुहैया कर रही थी। उसूलन हमें फिलफौर वो इलाका छोड़ देना चाहिए था या किसी इमारत वगैरह में पनाह लेना चाहिए थी, और यही सोच उन्हें आबादी खंगालने में मसरूफ किए हुए थी। परमा ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकी थी। बोली, हमें सर्दी लग रही है। ना चाहते हुए भी मैं तल्ख हो गया था। मैंने कहा, मेरे पास कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो आपको ओढ़ने को दे सकूं। वो रुनक्खी हुई, बोली, हमें सर्दी लग रही है ना, हम क्या करें? मैं भिन्नाते हुए बोला, सब्र, बर्दाश्त, हौसला और हिम्मत करने के अलावा क्या करने का मशवरा दे सकता हूँ। वो गुलूगीर हुई, बोली, तंज न करें, अपनी तकलीफ आपको नहीं तो किसको बताएंगे। मैंने लहजा नरम करने की कोशिश की। राजकुमारी साहिबा, सवाल वो करो जो मसूल के दायरे इख्तियार में हो। वो बरहम हुई, बोली, आपके दायरे इख्तियार में बस हमें जलील ख्वार करना ही आता है। थोड़ी देर पहले वो हमारे गुन गा रही थी, अब सर्दी महसूस हुई तो नेक बख्त फिर मेरे सर हो गई। मैं चुप हो गया कि फजूल बहस की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। कम उम्र बच्ची किसी सोच रखने वाली को क्या समझाता। ऐशो आराम और आसाइशों की आदि नवाबजादी मेरे लिए निरा दर्द सर ही बन गई थी। उसका सर कंधे से हटाकर मैंने जगह छोड़ी और उसे सर टेकने को बैग देकर झाड़ी से बाहर निकल आया। सर्दी दम बदम बढ़ती जा रही थी। बारिश की बूंदें भी जोर पकड़ने लगी थीं और बदन में सुइयां चबोती हवा उनके हमरिकाब थी। सड़क की जानिब से नई गाड़ियों की रोशनी मुझे फिर झाड़ी के साइबान में ले आई। वहां कम से कम बारिश की बूंदों से वाजिबी सी बचत हो रही थी। मेरी समझ में वहां से भागने का कोई मंसूबा नहीं आ रहा था। एक तरीका तो ये था कि मैं परमा को वहीं छोड़कर कमीनगाह से निकलता और सवारी वगैरह का बंदोबस्त करके लौटता। कबाहत ये थी कि परमा अकेली रहने पर कभी आमादा न होती। गो उसकी बेखबरी में भी जा सकता था, मगर जैसे ही उसे मेरे गायब होने का पता चलता वो डर के मारे कोई हिमाकत भी कर सकती थी, और फिर यकीनी नहीं था कि मैं राजदारी बरतते हुए गाड़ी के हुसूल में कामयाब रहता। फायरिंग होते ही मेरा भांडा फूट जाता और दुश्मन जंगली कुत्तों की तरह मुझे घेर लेते। दूसरा तरीका ये था कि मैं परमा के हमरा अंधेरे का फायदा उठाते हुए उस इलाके से निकलने की कोशिश करता, लेकिन परमा की जिस्मानी हालत से बईद था कि वो मेरा साथ दे पाती, क्योंकि चंद किलोमीटर के इलाके में दुश्मन की सरगर्मियां जोरों शोर से जारी थीं। इस तरीके में भी जाहिर होने का खतरा काफी ज्यादा था। तीसरी तजवीज यही थी कि मैं वहीं बैठकर दुश्मनों की हरकत में कमी का इंतजार करता। यूं एक तो परमा थोड़ा आराम कर लेती, दूसरा दुश्मन भी मायूस होकर किसी और जानिब का रुख करता। अलबत्ता सर्दी की अजियत जरूर भुगतना पड़ती। गोया मुकम्मल खल्लासी की कोई सूरत नहीं थी। परमा बैग पर सर टेके सुकड़ी सिमटी लेटी हुई थी। मैं बैग के दूसरी जानिब बैठ गया। वो कम से कम इस लिहाज से तो अच्छी थी कि 2 गर्म कोट और एक जर्सी पहने हुए थी। उस वक्त वो झाड़ी भी एक नेमत का दर्जा इख्तियार कर गई थी। बारिश की ज्यादातर
बूंदों को घने पत्तों की वजह से हमें ढूंढने में नाकामी हो रही थी। हवा के खिलाफ भी झाड़ी अच्छी खासी आड़ मुहैया किए हुए थी। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है, लम्हे सुहाने हो या अजियतनाक बीत जाते हैं, फासला मुख्तसर हो या तवील तय हो जाता है। अलबत्ता मुश्किल औकात और खुशकुन घड़ियों के कटने के एहसासात जुदा और मुख्तलिफ होते हैं। सऊबत वसल की शौकीन होती है और हमेशा वफादारी पर माइल रहती है, जबकि सुख चैन आराम और आसाइश फितरती तौर पर दगाबाजी और बेवफाई के आदी होते हैं। और वो रात सही मानों में आजमाइश की रात थी, क्योंकि घंटे आध के बाद मेरी समातों में परमा के हूंकने की आवाज ने खतरे की घंटी बजाई। पहले मैं समझा वो नींद में है, लेकिन हूंकने के साथ आह उफ की आवाज ने मुझे डराया कि असल मामला कुछ और है। नरम लहजे में कहते हुए मेरा हाथ उसकी गर्म टोपी से टकरा कर माथे पर फिसला और मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। उसके जिस्म से गोया आग की लपेटें निकल रही थीं। उसकी मिनमिनाती आवाज ने मुझे झंझोड़ा। हमें सर्दी लग रही है। बैग पीछे धकेल कर मैं आगे हुआ और उसका बालाई जिस्म गोद में लिया। बगैर कोई एहतजाज किए उसने जिस्म मुझे सौंप दिया था। उसने दोनों हाथ जेबों में ठूंसे हुए थे। वो हौले से बड़बड़ाई, हम जानते हैं हम नहीं बचेंगे। मैंने फीके लहजे में तसल्ली दी, आपको कुछ नहीं होगा, बस थकन और सर्दी की वजह से थोड़ी सी हरारत हो गई है और आप परेशान हो गई। वो गुलूगीर हुई, बोली, हमारा सारा जिस्म दर्द कर रहा है, सख्त सर्दी लग रही है, सर भी दर्द से फट रहा है। दायां बाजू उसके कंधों के नीचे रख कर मैं बाएं हाथ से उसका सर दबाने लगा। उसका हूंकना जारी था और तब मुझे लगा मैं अंसारी साहब की लाडली को नहीं बचा पाऊंगा। नाजों में पली राजकुमारी अमली जिंदगी की मुश्किलात का तख्ता मश्क बन गई थी। आसाइशों की आदि नवाबजादी को सर्द हवा, बारिश और सर्दी से एक साथ मुकाबला करना पड़ गया था। फूलों की सेज पर सोने वाली के नसीब में सख्त जमीन की आगोश दराई थी। मर्सिडीज, टोयोटा, पजेरो की मुसाफिर पैदल भागती फिर रही थी। ऐसे हालात को वो कहां तक सहती, कब तक पैदल चलती, कैसे नींद से लड़ती, कैसे भूख बर्दाश्त करती। अगर उसके बजाय मेरे हमरा कोई आम मर्द भी होता तो यकीनन हिम्मत हार चुका होता। मैं तो स्नाइपर था जिसे तरबियत की इब्तिदा के साथ इन हालात से न सिर्फ आगाह किया गया था, बल्कि ऐसे ही हालात में जिंदगी गुजारने की सख्त मशकें करवाई गई थी। और तरबियत की भट्टी में तप कर मैं जिस हालत में निकला, अमली जिंदगी की आजमाइश तरबियत से भी 2 हाथ आगे साबित हुई। और फिर अमली जिंदगी में मेरी मश्क तसलसल से जारी रही। कभी भूख काटी, कभी सर्दी के अजाब से मुकाबला किया, कभी दुश्मनों के आगे पीछे मुसलसल भागना पड़ा, कभी गर्मी की शिद्दत से नबर्द आजमा होना पड़ा। और अब मेरे लिए ये रोजमर्रा का काम था। किसी भी मिशन पर रवानगी के वक्त मेरे एहसासात ऐसे होते जैसे आम शख्स बाजार में खरीदारी को जाता है। फायरिंग की तड़तड़ाहट मुझे शादी ब्याह की फुलझड़ियों जैसी लगती। खतरों का सामना करना ऐसा लगता जैसे एक मुसाफिर को बस के सफर में महसूस होता है कि हादसा होने के खतरे के बावजूद वो इर्द गिर्द के मनाजिर से महसूस भी होता है। साथ वाली सीट पर बैठे दूसरे मुसाफिर से गपशप भी करता है, खाता पीता भी है और नींद आने पर सो भी जाता है। उसके जिस्म से जैसे आग की लपटें निकल रही थी। उसे होश ही नहीं था कि वो एक गैर मर्द की गोद में थी। न मुझे कोई एहसास हो रहा था, बल्कि पहली बार उससे शदीद हमदर्दी और अपनायत महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे कोई बहुत ही करीबी अजीज तकलीफ में हो। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं एकदम उसके लिए इतना फिक्रमंद क्यों हो गया था। हालांकि वो मेरे लिए एक मिशन ही तो थी। गो स्नाइपर के 99.99% मिशन किसी की जान लेने के होते हैं। यह पहला मिशन था कि मुझे किसी की जान बचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।